गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है एंड देन बैलेंस शीट बनती है। पर इसमें भी कई सारे एडजस्टमेंट है जो ट्रायल बैलेंस में कंसिडर नहीं किए हुए होते हैं, और जब वो बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में नहीं आते हैं तो फिर वो पीएनएल और ट्रेडिंग में भी नहीं आते हैं। तो वो एडजस्टमेंट हमें एट द एंड क्वेश्चन के दी हुई होती है, और हमें उन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट में चेंजेस करने होते हैं। ये टोटल मिला के आई गेस 20 to 25 एडजस्टमेंट्स हैं। हम हर एक एडजस्टमेंट को थॉरोली रिवाइज करेंगे ताकि आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को बेटा सबसे पहली चीज़, क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। इसकी जनरल एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है बेटा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के ये क्रेडिट साइड में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाता है, विच मीन्स जितना ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितना कम क्लोजिंग स्टॉक होगा उतना ही कम आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड गुड का वैल्यू है, एक्सपेंस नहीं है। ओके, ये एक एसेट है, और जब एक्सपेंस नहीं है तो आपका प्रॉफिट कम होगा ही नहीं। ठीक है बेटा, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक ऐड होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफ़र होता है, इनडायरेक्टली नेट प्रॉफिट को बढ़ा देता है। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से आपका नेट प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा। इसमें बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट होती है बेटा, ये करंट एसेट में आपके क्लोजिंग स्टॉक शो होता है। करंट एसेट क्यों है, क्योंकि ये 12 मंथ के अंदर अंदर इसको आप बेच देते हो। ठीक है बेटा, इसको आप 12 मंथ से ज़्यादा नहीं रखते, और जो चीज़ 12 मंथ से ज़्यादा नहीं रखी जाती है वो आपके लिए क्या है, आपके लिए करंट एसेट है। ओके, देखिए बिकॉज गुड्स आर अनसोल्ड एंड विल बी सोल्ड इन द नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर में बेचा जाएगा। वैल्यू शोन एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि आप कितने अमाउंट पे अपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करोगे, तो या तो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। इसमें एग्जांपल देखते हैं बेटा। लेट सपोज कि आपके क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट वैल्यू इस वक्त 5,000 है। ओके, लेकिन आपके बुक्स में उसका वैल्यू क्या शो हो रहा है, लेट सपोज 6,000 शो हो रहा है। तो ये तो आपका हो गया बेटा, ये तो हो गया एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और ये हो गया इसका कॉस्ट। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, ये तो आपका एनआरवी है और ये आपका कॉस्ट है। हमने क्या देखा, एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे आपका एनआरवी कम है, तो आप किस चीज़ पे रिकॉर्ड करोगे बेटा, एनआरवी पे रिकॉर्ड करोगे। वहीं अगर ये उल्टा हो जाता, आपका 6,000 तो एनआरवी होता और आपका 5,000 कॉस्ट होता, तो फिर आप इसको 5,000 पे रिकॉर्ड करते, मतलब कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते। ओके, तो जो भी कम होगा आप उसमें रिकॉर्ड करोगे। चलिए आगे देखते हैं, ये नोट इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। इफ़ द क्लोजिंग बैलेंस अपीयर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, बेटा अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस है ना स्टॉक का, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है, विच मीन्स ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, आपको इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट विल बी शोन ओनली ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर ही जाएगा, उसके अलावा ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। बिकॉज दिस मीन्स दैट द एंट्री टू इनकॉर्पोरेट क्लोजिंग स्टॉक एंड द बुक हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड आउट ऑफ परचेज अकाउंट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस में परचेज अकाउंट था ना बेटा, उसमें से ऑलरेडी लेस हो चुका है वो, तो जब आपने ऑलरेडी उसे एडजस्ट कर दिया तो फिर एडजस्टमेंट देने की आपको कोई नीड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला एडजस्टमेंट खत्म होता है बेटा। दूसरा एडजस्टमेंट आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो आपको पे करना था लेकिन आपने वो पे नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी या फिर वेजेस या फिर रेंट,
कोई भी ऐसा खर्चा जो आपको करंट ईयर में पे करना था, आपने उसको पे नहीं किया, और जब आपने पे नहीं किया तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, और अगर ये बकाया है तब इसका एडजस्टमेंट क्या होगा वो समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। ये हो तो चुका है इस साल में, क्योंकि सैलरी तो देनी थी, लेकिन आपने सैलरी उसको दी नहीं है, आपकी देनी बनती है। इस साल आप उसे रिकॉर्ड तो करोगे, लेकिन आपने अभी तक सैलरी दी नहीं है, ठीक है। तो वो सैलरी किस किस अकाउंट से जाएगी, ठीक है, ये समझिएगा। सबसे पहली चीज़, जब आप कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं तो आप एंट्री करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट एक बात समझिए, जब आपने पेमेंट किया ही नहीं तो यहाँ पे टू बैंक क्रेडिट कभी होगा ही नहीं, ओके। और जब टू बैंक क्रेडिट नहीं होगा तो इसकी जगह क्रेडिट क्या होगा वो समझेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, सैलरी ड्यू फ्रॉम मार्च बट नॉट पेड। मार्च की सैलरी ड्यू है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करी है, तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी बन चुकी है। जनरल एंट्री इसकी क्या होगी, आप समझिएगा। एक्सपेंस को हमें रिकॉर्ड भी करना है क्योंकि करंट ईयर के एक्सपेंस करंट ईयर में ही दिखाने हैं। लाइबिलिटी भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब एक बात बताइए, आपको सैलरी देनी थी बट आपने सैलरी नहीं दी, तो ये एक लाइबिलिटी बन चुकी है। ये लाइबिलिटी आपको पे करनी है, तो हमें एक लाइबिलिटी भी बढ़ानी है, हमें एक्सपेंस भी दिखाना है। और जब भी हमें एक्सपेंस दिखाना होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब हमें लाइबिलिटी को बढ़ाना होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और जब भी हम लाइबिलिटी को बढ़ाते हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, कट। तो यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। अब समझिएगा, एक्सपेंस कोई सा भी हो सकता है, यहाँ नाम लिखा हुआ है एक्सपेंस, यहाँ पे आप इधर सैलरी कर दीजिए, वेजेस कर दीजिए, रेंट कर दीजिए, कुछ भी जो भी इसका खर्चा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक्सपेंस की जगह वो नाम वापस चेंज हो जाएगा, ओके। अब इसका इम्पैक्ट फाइनल अकाउंट्स पे क्या क्या पड़ेगा पहले वो देखते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में आप क्या करेंगे, जो एक्सपेंस होगा ना बेटा, फॉर एग्जांपल आपका सैलरी का एक्सपेंस है, तो सैलरी के एक्सपेंस में आप जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपका टी फॉर्मेट में अकाउंट है। लेट सपोज ये आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है। तो अगर आपका एक्सपेंस है जो कि डेबिट साइड आएगा, तो कोई भी एक्सपेंस है तो आप पहले उसका अमाउंट लिखेंगे और उसमें आप ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओके। और इनका टोटल करके आप इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब इधर पढ़ेंगे, जितना आउटस्टैंडिंग है उतना एक्सपेंस बढ़ जाएगा। आप उस एक्सपेंस में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसको ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट गिर जाएगा। अगर आप एक्सपेंस दिखाएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट गिरेगा, ठीक है बेटा। जैसे एग्जांपल समझिएगा, सैलरी पेड आपने कर दी 10,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 की, लेकिन टोटल सैलरी आपकी पीएनएल में 12,000 से कम, मतलब 12,000 से आपको ये एक्सपेंस दिखाना था, पर आपने एक्सपेंस किया तो केवल सिर्फ 10,000 का ही है। ये 2,000 तो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। लेकिन समझिए 2,000 आउटस्टैंडिंग तो है, पर है तो करंट ईयर की, हमें अकाउंट में तो दिखाना ही होगा ना कि इस साल की इनकी इतनी सैलरी बनती है। तो हम इन दोनों को ऐड करके और पीएनएल में 12,000 दिखाएंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट में इसका क्या इंपैक्ट होगा, मैंने आपको बताया था कि एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम वही करेंगे कि इसको करंट लाइबिलिटी में शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से शो करेंगे, क्योंकि पैसा नेक्स्ट ईयर पे करना है हमें, अगर हमने इस साल पे नहीं किया है। अब यहाँ पे भी समझेंगे, इफ़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैव बीन मेंशन्ड इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। बेटा अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी मेंशन्ड है, देन विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ओनली, बिकॉज समझिएगा बेटा ये सिर्फ लाइबिलिटी साइड ही शो होगा, ओके। इट मीन्स दैट इट हैज़ ऑलरेडी बीन एडेड टू द कंसर्न एक्सपेंस, मतलब ये ऑलरेडी उस एक्सपेंस में ऐड हो चुका है, ठीक है बेटा। और अगर ये ऑलरेडी उस एक्सपेंस में ऐड हो चुका है तो हम दोबारा ऐड क्यों करेंगे, हमने ऑलरेडी वो एक्सपेंस चार्ज कर लिया है, ठीक है। विच मीन्स कि हमने ये 12,000 रुपये ऑलरेडी चार्ज कर लिए हैं अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शो होता है तो। और ये किस नेचर का अकाउंट होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है,
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया है। अब हम आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। ध्यान रखिएगा इस नोट की फिजिकल कॉपी आप आपके पास रखेंगे और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप आपके पीएनएल के जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर कैसे एडलेस करेंगे वो लिखते रहेंगे। जैसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना है कि बताया है, एग्जैक्टली आप वैसा का वैसा ही आपके फिजिकल नोट्स के ऊपर बनाएंगे। अपनी लैंग्वेज में नोट्स लिखेंगे, बहुत ज़रूरी है, समझिएगा। ओके बेटा, अब हम आते हैं हमारे थर्ड एडजस्टमेंट पे जो है प्रीपेड एक्सपेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो है तो नेक्स्ट ईयर का लेकिन उसको हम पे करंट ईयर में ही कर रहे हैं। तो समझिएगा कि अगर आपने नेक्स्ट ईयर का पेमेंट इस साल किया है तो क्या ये इस साल का पेमेंट था? नहीं था ना, लेकिन आपने फिर भी पीएनएल में शो कर दिया। तो कुछ मत करो, उसको वहाँ से हटा दीजिए। जो आप नेक्स्ट ईयर का पेमेंट इस साल ही कर रहे हो उसको इस साल का जो आपने पीएनएल में रिकॉर्ड किया उसमें से वो हटा दीजिए। ठीक है, इधर देखिए, इसका सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। बेटा कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए किया है उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। मतलब आपने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का पेमेंट इसी साल कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे स्टाफ की सैलरी मुझे देनी थी और वो सैलरी मैंने करंट ईयर की तो दे ही दी, साथ के साथ मैंने नेक्स्ट ईयर की सैलरी भी दे दी। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या जो मैंने करंट ईयर के साथ जो नेक्स्ट ईयर की सैलरी दी है, इसको एक बार एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। मैंने मेरे स्टाफ की करंट ईयर की सैलरी है लेट सपोज 5,000 रुपये, और मेरे स्टाफ की जो नेक्स्ट ईयर होगा उसकी सैलरी भी 5,000 है। तो मैंने क्या किया, करंट ईयर में ही ये 10,000 पूरे के पूरे दे दिए। अब इससे क्या हुआ वो समझिए। ये 5,000 तो करंट ईयर के थे, लेकिन ये जो 5,000 जो मैंने करंट ईयर के दिए हैं, क्या ये करंट ईयर में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं? ये तो नेक्स्ट ईयर का है, ये तो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट होना चाहिए था। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, आपने आपके पीएनएल में एक्सपेंस साइड में लेट सपोज आपने सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट आपने किया है। ओके, या मैं इसको अमाउंट के साथ समझाता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। आपने करंट ईयर में सैलरी का पेमेंट कितना कर दिया? 10,000। एक 5,000 इस साल का और 5,000 नेक्स्ट ईयर का। लेकिन क्या ये 5,000 जो आपने नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया है वो करंट ईयर से रिलेटेड था? नहीं था ना। तो आपने इसमें बिना बात 10,000 के अंदर वो 5,000 ऐड क्यों कर रखे हैं करंट ईयर वो नेक्स्ट ईयर वाले? तो आप यहाँ से नेक्स्ट ईयर वाले 5,000 को लेस कर देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि 5,000 था। तो ये 5,000 लेस हो जाएगा और आपका कितना एक्सपेंस बनता है? 5,000। तो आपके करंट ईयर के पीएनएल में 5,000 ही चार्ज होगा, जिससे आपका प्रॉफिट एकदम एक्यूरेट शो होगा। अब इधर देखिए और समझिए। एक्सपेंस पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। आपने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए एडवांस पेमेंट कर दिया। इस साल का खर्चा नहीं है इसलिए माइनस करेंगे। इस साल का खर्चा नहीं है ना बेटा, इसलिए इसे माइनस करो। ठीक है। इंश्योरेंस पेड फॉर 12 मंथ बट 3 मंथ बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। मतलब आपने 12 महीने का पेमेंट किया इंश्योरेंस का, लेकिन उस 12 महीने में से 3 महीने आपके नेक्स्ट ईयर के थे। तो उन 3 महीने के अमाउंट को आप 12 महीने के टोटल अमाउंट में से लेस कर देंगे। उससे क्या होगा, आपको आपके करंट ईयर का एक्चुअल एक्सपेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी पहले वो समझते हैं। करंट ईयर के एक्सपेंस को कम करेंगे और एसेट क्रिएट कर देंगे। बेटा हमारे लिए तो एसेट होगी ना, अब हमें नेक्स्ट ईयर देना नहीं होगा। तो समझिएगा, करंट ईयर का एक्सपेंस कम हो जाएगा और जब एक्सपेंस कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, और जब आपका एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो आपका एसेट बढ़ रहा है और एसेट किस नाम से बढ़ रहा है? प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, और एक्सपेंस के नाम पे जो भी एक्सपेंस जो आपने मतलब आपको करना था वो उसका नाम आ जाएगा। ओके,
फाइनल अकाउंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रेडिंग पीएनएल में आप माइनस कर देंगे फ्रॉम एक्सपेंस डेबिट साइड में से, जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जितना प्रीपेड है उतना एक्सपेंस कम हो जाएगा। हमने नेक्स्ट ईयर के लिए 5,000 दिए थे तो हमने 5,000 माइनस कर दिए, तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग से हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट घट जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, आपने 12,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया था, लेकिन इसमें प्रीपेड 3,000 का था, तो करंट ईयर का कितना हुआ, 12,000 में से आप 3,000 माइनस कर दीजिए, आपका 9,000 का इंश्योरेंस शो होगा पीएनएल अकाउंट में, ठीक है बेटा। तो ये समझिएगा आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा लेस होता है। बैलेंस शीट में ये करंट असेट साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका लायबिलिटी साइड में जा रहा था, ठीक है। क्योंकि ये बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा तो ये हमारे लिए करंट एसेट हो गया। अब इसका नोट समझिएगा, अगर प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है तो ये सिर्फ एसेट साइड में ही शो होगा, करंट एसेट साइड में, बैलेंस शीट के करंट एसेट साइड में ही शो होगा, या आपके पीएनएल में इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, विच मीन्स कि ये ऑलरेडी रिलेटेड जो भी एक्सपेंस था उसमें एडजस्ट हो चुका है। इसका अकाउंट भी बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का होता है, ठीक है, और ये डेबिट बैलेंस की तरफ डेबिट बैलेंस शो करता है। इसका डेबिट बैलेंस होता है बेटा ओपनिंग बैलेंस हमेशा। यहाँ पे हमारा थर्ड एडजस्टमेंट भी खत्म हो जाता है। अब हमारा आता है फोर्थ एडजस्टमेंट, जो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, इसे नॉन कैश एक्सपेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके बिजनेस में से पैसा नहीं जाता, आपके जो आपकी फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हर साल एक फिक्स अमाउंट से आपकी वैल्यू कम हो जाएगी आपके फिक्स एसेट की, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक बार इसको समझते हैं ये क्या होता है। डेप्रिसिएशन परमानेंट ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूजेज वियर एंड टियर टाइम एंड ऑब्सोलीट। बेटा जब आप आपकी फिक्स एसेट को यूज़ करते हैं तो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू घटती जाती है, और जितनी वैल्यू घट रही है उसी वैल्यू को कहा जाता है डेप्रिसिएशन, ओके। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, अगर आप किसी मशीन को डेली काम में ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, एंड जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उस वैल्यू को कहते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मशीनरी थी 10,000 की, आपने उसे 6 महीने काम में लिया, 6 महीने काम में लेने के कारण उसकी वैल्यू अब 9,000 रह गई है। तो अगर उसकी वैल्यू 9,000 रह गई है तो कितनी वैल्यू कम हो गई, 1,000, और ये 1,000 ही क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन आपका खर्चा होता है, ये पीएनएल के डेबिट साइड में जाता है, ओके। तो अब इसे समझते हैं। इसकी सबसे पहले एंट्री समझेंगे बेटा, इससे आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, और जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो आप उसको क्रेडिट करते हैं, तो आप एसेट को तो कर देंगे क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो उसे हम करेंगे डेबिट। तो यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन तो आपने कर दिया डेबिट और एसेट को कर दिया क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसका इम्पैक्ट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसे डेबिट साइड में दिखा देंगे, जितना भी आपका डेप्रिसिएशन था उसे डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। बैलेंस शीट में क्या होगा वो समझेंगे। इधर मैं आपको बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना के समझाता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हमेशा ये कैसे वर्क करता है, ओके। ये आपका बैलेंस शीट है बेटा। एसेट साइड में लेट सपोज आपकी कोई मशीनरी थी जिसकी वैल्यू 10,000 थी, तो अगर आपका 10,000 की वैल्यू के अंदर आपकी मशीनरी पे 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा था पीएनएल में, तो आप कुछ नहीं करेंगे, उस मशीनरी के अमाउंट में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे जो कि 1,000 था। तो अब आपकी मशीनरी का वैल्यू कितना रह गया है बेटा, अब ये रह गया है 9,000 रुपये, और यही होता है डेप्रिसिएशन। आप पीएनएल के अंदर तो डेबिट साइड में लिख देंगे, और बैलेंस शीट में से असेट में से आप उसको लेस कर देंगे। आपने मशीनरी जो हमारी एसेट थी उसमें से हमने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपके डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। कभी भी क्वेश्चन पेपर में बहुत रेयर चांसेस होता है कि वो बिना एडजस्टमेंट के आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो दे दे। फाइनल अकाउंट्स हमेशा आपके एडजस्टमेंट के साथ ही आएंगे, तो इन एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है।
और बैलेंस शीट में क्या होगा, आप उसको वैल्यू ऑफ एसेट है उसमें से आप इसे लेस कर देंगे, जो कि हमने किया था। तो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये जो 9,000 था ये नेट बुक वैल्यू ही थी बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, मशीनरी आपकी 1,00,000 की थी, डेप्रिसिएशन आपकी 10,000 था, तो मशीनरी अब इस वक्त कितना शो होगा, 90,000, ठीक है। ऑलवेज शोन एज रिड्यूस वैल्यू अंडर नॉन करंट एसेट। बेटा मशीनरी हमेशा नॉन करंट एसेट में जाती है, ध्यान रखना, ये करंट एसेट नहीं है, क्योंकि मशीनरी की लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, विच मीन्स 12 महीने से ज़्यादा होती है। अब समझते हैं, यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है बेटा। अब आगे के एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में गो थ्रू करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। समझिए, हर एडजस्टमेंट को धीरे धीरे पढ़िए ताकि आपको वो एडजस्टमेंट समझ में आए। हर एडजस्टमेंट ज़रूरी है, एक भी एडजस्टमेंट गलत हुआ तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, आपका नेट प्रॉफिट मैच नहीं होगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी मैच नहीं होगा। तो आपको समझना होगा, आपके लिए हर एक एडजस्टमेंट ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।